नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। रात 10 बजे के इस खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की खबरों का अपडेट। इनकी शुरुआत करेंगे कोयला घोटाले से जुड़ी अहम खबर के साथ। बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित महिला आईएएस रानू साहू से 3 दिन की पूछताछ रविवार को खत्म हो गई। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट से ब्यूरो ने दर्ज की एफआईआर में पूछताछ के लिए एक आवेदन लगाकर अनुमति मांगी गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल कुल 3 दिन की अनुमति दी थी और जिसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष टीम ने जेल के महिला सेल में जाकर दोनों से 3 दिन तक पूछताछ की और पूछताछ के दौरान दोनों से किस तरह के जवाब मिले हैं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्यूरो ने दोनों से पूछताछ के लिए घोटाले से संबंधित 20 से 25 सवालों की प्रश्नावली तैयार की थी, जिसके संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिले। हालांकि इसकी पुष्टि ब्यूरो के किसी अधिकारी ने फिलहाल अब तक नहीं की है। प्रदेश में हुए बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले मामले के आरोप में इसी जेल में बंद सौम्या चौरसिया और महिला निलंबित आईपीएस रानू साहू से आज तीसरे दिन एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करने पहुंची है और इसी महिला सेल में ये बंद हैं। जो रायपुर सेंट्रल जेल का जो महिला सेल है, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो यहाँ बंद हैं और इसी क्रेटा गाड़ी से एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पहुँची है। और अगर पूछताछ की बात करें तो एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम में एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, एक महिला टीआई और एक पुरुष टीआई, कुल 3 सदस्यीय टीम पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे पूछताछ उनसे लगातार कर रही है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जेल में बंद जो सौम्या चौरसिया और रानू साहू जो हैं, उनसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के कोई भी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि आज अंतिम दिन है पूछताछ का, क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने 3 दिन की अनुमति यहाँ पे पूछताछ की दी थी, जिसमें 4, 5 और 7 तारीख को ये पूछताछ यहाँ पे एसीबी ईओडब्ल्यू करनी थी। और अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि यहाँ से जो पूछताछ के तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। कटनी में कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लग गई। पिछले 2 घंटे से भीषण आग लगी हुई है। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई है, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र के टांगा स्टैंड के पास की पूरी घटना बताई जा रही। वहीं दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ से है, जहां पर पावर हाउस में आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से गोदाम में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर और विद्युत केबल जलकर खाक हो गए। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और अब खबर रायसेन से, जहां पर हार्वेस्टर में अचानक आग लग गई। गेहूं की कटाई के समय ये आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से हार्वेस्टर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। बरेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगंज गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गेहूं की कटाई के समय ये भीषण आग लगी। हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। तो रायसेन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हार्वेस्टर में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गेहूं की कटाई के समय आपको बता दें कि अचानक आग लग गई। हार्वेस्टर में ये आग लगी। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। और अब छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पर शराब से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा है। जब्त शराब की कीमत
36 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मक्सी से ये शराब की खेप लाई जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। छतरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब जब्त की गई है जो कि 36 लाख रुपए की बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भी इस दौरान मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। ये बड़ी कार्रवाई, शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 36 लाख रुपए की शराब जो है वो ट्रक से जब्त की गई है। रायपुर के सराफा कारोबारी के पास नकली सोने को असली बताकर गिरवी रखने के बहाने ठगी करने वाले मुंबई के 2 ठगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मुंबई में छापेमारी कर अलग अलग ठिकानों से उन्हें पकड़ा है। 1 माह के भीतर आरोपियों ने रायपुर के 3 सराफा कारोबारी से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपी 12वीं फेल है और दोनों किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते थे और इस दौरान उन्होंने साउथ की फिल्म देखी जिसमें नकली जेवर से ठगी करना सीखा और ठगी का आइडिया पसंद आया, जिसके बाद प्लानिंग के साथ मुंबई से दिल्ली गए और वहां सोने की परत वाले बेंटेक्स के जेवरों की जानकारी ली और वहीं से ऐसे 1 दर्जन ब्रेसलेट और चेन खरीदे और उसे लेकर मुंबई आए। वहां से इंटरनेट में आकर अलग अलग राज्यों के सराफा बाजार का लोकेशन खोजकर निकाला गया और फिर उसे शहर में सराफा दुकान में बेंटेक्स के जेवर को सोने का बताकर गिरवी का झांसा देकर पैसे लिए गए। साहेब बनर्जी और अक्षय सोनी ये जो थाने मुंबई के रहने वाले हैं, इनका आना जाना यहाँ पे है और इन पे हमने निगाह रखा हुआ था और जब यहाँ पे उपस्थित हुए फिर भी अगली वारदात को अंजाम देने के लिए तो हमारी टीम ने इनको पकड़ा है, इनसे पूछताछ की है और इन्होंने घटना को स्वीकार किया है। भाटापारा पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। एम्बुलेंस में करोड़ों के गांजे को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस की चेकिंग में 7 क्विंटल गांजा 24 प्लास्टिक बोरी में 752 पैकेट में था। पकड़ाए गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए और 60,000 रुपए बताई जा रही है। एम्बुलेंस रायपुर से आरंग, बसना, सरायपाली होते हुए बड़गर, उड़ीसा गई। आरोपी गांजे को सारंगगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा होते हुए मध्य प्रदेश से ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने एम्बुलेंस पर छापेमार कर कार्रवाई की और भाटापारा ग्रामीण थाने की मुस्तैदी के चलते करोड़ों का गांजा पकड़ा गया। आरोपियों से 50,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए। कुल 7 क्विंटल गांजा उसमें मिला, जिसकी अगर मार्केट में वैल्यू देखी जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच होती है। तो इस तरह एक बड़े खेप जो है ले जा रहे थे, जो उड़ीसा के बड़गढ़ जिले से शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश तक ले जाए जाने की इनके द्वारा जानकारी मिली है। रायपुर पुलिस ने कबाड़ियों के ठिकानों पर दबिश देकर करीब 97 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया है। साथ ही 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मीटिंग के दौरान आईजी अम्बरीश मिश्रा ने कबाड़ियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कुछ थानेदारों को फटकार भी लगाई थी और उसके बाद रविवार को पुलिस की अलग अलग टीमों ने उर्ला, डीडी नगर, आमानाका, मौदाहापारा, तेलीबांधा, गुड़ियारी समेत राजेंद्र नगर के साथ धरसीवा, पनरी, खमहरडी और कोबरा नवापारा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, ऐसे 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 41, 104 और 369 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। 17 वाहनों को जब्त किया गया है। लगभग 97 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया गया है। कबाड़ी ऐसा है जिनके पास रेलवे के सामान भी बरामद हुए थे, उसको रेलवे को सुपुर्द किया गया है जब्त करके और उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। और अब खबर धार से। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। भोजशाला में सर्वे के 17वें दिन एएसआई के 21 अधिकारी और 31 से ज्यादा मजदूरों ने भोजशाला में प्रवेश किया। शाम 5 बजे तक 17वें दिन का सर्वे चला।
टीम के साथ एएसआई की टीम के 3 नए सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि भोजशाला में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। टीम ने भोजशाला ने 14 गड्ढे चिन्हित किए हैं, जिनमें 7 में उत्खनन चल रहा है। गोपाल शर्मा ने बड़ी जानकारी देते हुए यह भी बताया कि भोजशाला परिसर के पास स्थित अकल कुइया की भी नाप जोख का काम किया जा रहा है। वहीं भोजशाला में स्थित हवन कुंड से मिट्टी भी हटाई गई है। अक्कल कुइया की भी नपती हुई है उस परिसर में, और बाकी जगह भी कार्य की गति बढ़ी है। आज मिट्टी हटी है, सर्वे चल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उसमें एएसआई द्वारा सर्वेक्षण हो रहा है और अपनी गति से चल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं, आज भी जो है वो भोजशाला परिसर के बाहर और अंदर दोनों जगह से मिट्टियाँ हटाने का काम हुआ है। जबलपुर से अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मेगा रोड शो किया और इसी के साथ पीएम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार को एक नई ऊर्जा दे दी है। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़ी संख्या में एमपी बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। पीएम का रोड शो जबलपुर के शाम 6 बजे कटंगा रोड से शुरू हुआ, जो लगभग 45 मिनट चला और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान आदिवासी कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने जहां रोड शो किया है, उसका सीधा असर 4 लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। इन सीटों में जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। और चलिए अब नजर डालते हैं पीएम मोदी के महाकौशल दौरे के मायनों पर। बात अगर यहां के सियासी समीकरणों की करें तो यहां बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जाती है। महाकौशल में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं और इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। वहीं अगर मंडला की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस काबिज है। और इसी तरीके से बालाघाट की बात करेंगे, यहां पर 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर 7 में से बीजेपी के पास 1 भी सीट नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास सभी 7 सीटें हैं। और इस तरह लोकसभा की 4 सीटों वाले इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 14 और कांग्रेस के पास केवल 17 सीटें हैं। इस तरह साफ है कि यहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है और इसी के चलते यहां पीएम मोदी का बीजेपी ने रोड शो रखा है। राजगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को खूब लड़ाया। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश के 2 टुकड़े कर दिए। राम मंदिर के उद्घाटन में सभी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। हिंदू मुस्लिम को इस मुद्दे पे कांग्रेस ने बहुत लड़ाया था। जब से देश आजाद हुआ, चाहो तो ये झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाता। आप अंदाज लगाओ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी अगर किसी ने करने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया आजादी के समय, और कोई पार्टी थी नहीं। बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया गया। केस दर्ज करने के पहले राज्यपाल की अनुमति नहीं ली गई। वहीं देवेंद्र यादव के बयान पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि देवेंद्र यादव कुछ भी कहें, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए देवेंद्र यादव जी क्या बोल रहे हैं, विषय ये है
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और कोई भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। और अब खबर रायपुर से। शालेय शिक्षक संघ के साथ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है, तो दूसरी ओर डीएलएड शिक्षक बीएड के डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर डीएलएड ईडी की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी देने की अपील की है। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि पिछली सरकार के दौरान 4 मई 2023 को डीपीआई ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा हुई थी और 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी की गई। 11 अगस्त 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 6 महीने की सेवा के बाद पदमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया। सब आए हैं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान नकुल नाथ ने आदिवासी अंचल के गांव तेंदनी और अनहोनी में जनसभा को संबोधित किया। सभा में नकुल नाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नकुल नाथ ने कहा कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण को छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के रहते हुए आदिवासियों का आरक्षण छीनने नहीं दिया जाएगा। सभा में उन्होंने ये भी कहा कि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सच्चाई यही है कि आज भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और किसान दुगनी आय का धोखा खाकर लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। और इसके बाद नकुल नाथ ने माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये आरक्षण हमारे ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग से ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हम कभी भारतीय जनता पार्टी को ये आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों से छीनने नहीं देंगे। – 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सिंधिया 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। रविवार को सिंधिया परिवार के सबसे छोटे सदस्य आर्यमन सिंधिया भी पिता के लिए वोट मांगते हुए चुनावी मैदान में उतरे और अलग ही अंदाज में नजर आए। महा आर्यमन सिंधिया जब चंदेरी पहुंचे तो उन्होंने चंदेरी के बाजार का भ्रमण किया और कई दुकानों पर रुके। इस दौरान उन्होंने दुकान पर रुककर समोसे भी खाए और जूस भी पिया। वहीं चंदेरी साड़ी की दुकान पर रुककर उन्होंने साड़ियां भी देखी और दुकानदार की अपनी मां प्रियदर्शनी सिंधिया से भी बात कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।